नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। जैसा कि हम लोग यूपीपीसीएस का आरओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी तैयारी के दौरान अभी तक हम लोगों ने जीएस वर्ल्ड संस्थान के 2 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग अपना तीसरा पेपर सॉल्व करेंगे। मित्रों, आरओ एग्ज़ाम काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है और एक मेट्रो शहर में रहते हुए सेंट्रल सेक्रेटरी में जॉब करने के लिए काफ़ी अच्छी अवसर हम लोगों को प्राप्त हो सकता है। इसके लिए तो ज़्यादा बात आगे ना बढ़ाते हुए हम लोग आज की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। मित्रों, पहला क्वेश्चन, किस अधिनियम में भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना का उल्लेख किया गया है? तो किस अधिनियम में भारत में एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1892, रेगुलेटिंग एक्ट 1973, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो संघीय न्यायपालिका की बात भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम संविधान सभा बनाने का विचार किसने दिया था? देखते हैं। सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में दिया गया, कांग्रेस पार्टी स्थापना 1942 में की गई, मुस्लिम लीग 1938 में और स्वराज पार्टी 1924 में। तो सबसे पहले संविधान बनाने का विचार CR दास और मोतीलाल नेहरू की पार्टी स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया था 1924 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है, 9 दिसंबर 1946 में। प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 में स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 में संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तो यहाँ पर बात करते हैं कि प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया गया था। तो मित्रों, यहाँ पर यदि हम बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना स्वीकार नहीं की गई थी, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पढ़ी गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है और यही ऑप्शन हमारा सही है। अगर हम प्रस्तावना के स्वीकार करने की बात करें तो इसकी स्वीकारता या इसकी स्वीकृति कब मिली थी हम लोगों को? तो इसकी स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को। कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1946 में गठित संविधान सभा कब विघटित हुई? तो 1946 में गठित संविधान सभा का विघटन अप्रैल 1952 में हुआ, पहले आम चुनाव के बाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में और देखते हैं वक्तव्य दिया गया है और उसमें कुछ बातें कही गई हैं, कौन सी बातें सही हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। तो भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान की अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। किससे लिया है? हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं 7 क्या कह रहा है हमसे। राज्यों के निर्माण का सही क्रम बताइए। गुजरात, आंध्र, हरियाणा, नागालैंड, आंध्र, हरियाणा, गुजरात, नागालैंड, आंध्र, गुजरात, हरियाणा, नागालैंड, हरियाणा, हरियाणा, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा। तो यदि हम बनाने के क्रम में देखें तो जो क्रम बना है वो हमारा बनेगा आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड और हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्या है? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और देखना है क्या बताया गया है सूची 1 और सूची 2 में। पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजित नागरिकों अधिकारों का नियमन, भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता, नागरिक अधिकारों की निरंतरता। तो बताना है इसमें क्या बात सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, भारत पाकिस्तान के पुनर्वर्जित के बारे में जो बात कही गई है वो अनुच्छेद 6 में बोला गया है। नागरिकों को नियमन के बारे में आर्टिकल
11 में बोला गया है। भारतीय मूल व्यक्तियों के बारे में आर्टिकल 8 में बोला गया है। नागरिकों के अधिकारों के बारे में आर्टिकल 10 में बोला गया है। यानी आपका बनेगा 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2, 1 यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखते हैं 9 क्या कह रहा है। भारत के संविधान का प्रस्तावना का विचार के लिए किया गया था। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार ब्रिटेन संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है या कनाडा के, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में सम्मिलित है। तो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अनुसूचियों की अगर हम बात करें तो मित्रों अनुसूचियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो याद रखना है हम लोगों को 12 अनुसूचियाँ हैं। वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। तो वे मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं तो वो सुनिए ज़रा, आपका आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों को प्राप्त हैं और बाकी सभी लोगों को प्राप्त दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत में अस्पृश्यता के निवारण में निम्न में से किन का उपयोग द्वारा किया जाता है। ज़रा देखते हैं इसमें हम। कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भारत में इनका प्रयोग किया जाता है कानून बनाकर, शिक्षा और जन जागरण द्वारा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, देखते हैं क्या है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा विषय राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बच्चों को स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, न्याय को बढ़ावा देने हेतु गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देना। तो ये दिया गया है हमें पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, वास्तविक नाममात्र की प्रणाली कार्यपालिका है, द्विसदनीय विधायिका है। ब्रिटेन की संसद प्रणाली से किस प्रकार भिन्नता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन ब्रिटेन में नहीं है जबकि भारत में है। न्यायिक पुनरावलोकन भारत के अलावा यूएसए में भी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों का संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिया था। तो स्वर्ण सिंह ने 8 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने की बात की गई थी। अगर हम यहाँ पे मूल कर्तव्यों की बात करें तो ये पार्ट 4A में हैं और वर्तमान समय में कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं हमारे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर 17 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 19, संवैधानिक उपचार का अधिकार 22, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों में स्थापना और प्रशासन का अधिकार 20, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता 20। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सुमेलित है तो मित्रों यहाँ पे आपका सी सुमेलित है। प्रारंभिक शिक्षा, राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो मित्रों प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में दिया गया है। किसमें, 21A में दिया गया है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन से ये जोड़ा गया था। कौन से में, 86वें संविधान संशोधन से। ठीक है, संवैधानिक उपचार की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 32 में दिया गया है ये। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात करें तो आर्टिकल 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है 21। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। देश की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा करें, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्यजीव की रक्षा करें, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करें। उपरोक्त में से कौन सा मूल कर्तव्य है। तो यहाँ पे हमें बात करनी है कौन सा मूल कर्तव्य है। तो देश की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा करें, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्यजीव की रक्षा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। तो यहाँ पर
जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका 1 और 2 सही होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों और जनजाति जातियों के लिए आरक्षण की बात की गई है? तो वो आर्टिकल कौन सा है? तो वो आर्टिकल है मित्रों आर्टिकल 332। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का निर्वाचित हो सकता है यदि वह किसी भी सदन की अहर्ता रखता हो। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यहाँ पर आपका उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो मित्रों यहाँ पर आपका ए असत्य है जबकि आर सत्य है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कोई विवाद आ जाए तो कहाँ पे निपटेगा? तो उसका निपटारा किया जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखते हैं क्या कह रहा है। भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो जो लोकसभा के सदस्य बनने की है वही उसकी न्यूनतम आयु है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। संसद की बैठकों में अधिकतम कितने माह का अंतर होता है? संसद की बैठकों में अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। कितने का मित्रों? 6 माह का। और ये बात आपके आर्टिकल 85(1) में कही गई है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला सरोजिनी नायडू थी जो उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। भारत के प्रधानमंत्रियों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम बताइए। देखिए भैया, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, एच डी देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, एच डी देवगौड़ा, चरण सिंह, चंद्रशेखर, बीपी सिंह, एच डी देवगौड़ा, चंद्रशेखर, बीपी सिंह, चरण सिंह और एच डी देवगौड़ा। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो मित्रों सबसे सही आपका चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर और एच डी देवगौड़ा होगा, क्योंकि चरण सिंह का कार्यकाल अगर देखें तो ये बने थे 1979 से 1980 तक। ठीक है, यानी 1 साल। फिर बीपी सिंह का 1989 से 1990 तक। चंद्रशेखर बने थे 1990 से 91 तक। एच डी देवगौड़ा बने हैं 1996 से 1997 तक। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? वो हैं आपके महान्यायवादी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या कह रहा है? 71वें संविधान संशोधन में 8वीं सूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थीं? तो 71वें संविधान संशोधन से 8वीं सूची में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी जोड़ा गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 28 सितंबर 1993 को। कब हुआ? 28 सितंबर 1993 को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये बात कैसी है? सही है। यह 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। यह बात भी सही है। यह बात भी क्या है? सही है। 70 वर्ष तक रह सकते हैं भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं है। यह 70 वर्ष तक अपने 70 वर्ष तक नहीं, ये 65 वर्ष होगा। ठीक है, ये सही बात नहीं है। 6 वर्ष वो तो सही है, आयु 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। अगला देखें। सेवानिवृत्ति के बाद अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं है। नहीं, बिल्कुल रोक नहीं है, ये भी बात सही है। इनके हटाने का तरीका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है। तो इसमें गलत आपका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन असत्य? इसे अध्यक्ष प्रमाणन की ज़रूरत होती है। ये बात सही है। इसके राज्यसभा में अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। ये भी सही है। राज्यसभा को संशोधन या सिफारिश कर सकती नहीं। राज्यसभा कोई संशोधन या सिफारिश कर सकती है। लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। कौन सा असत्य है? सी ऑप्शन हमारा असत्य होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32।
अगर हम धन विधेयक के बारे में मित्रों बताएं तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 32, दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद बी में है। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यसभा में अधिकतम संख्या सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। कितनी है मित्रों? 250 होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ठीक है 34, निम्नलिखित में से किन्हें राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? राज्यसभा किन्हें राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, यानी राज्यसभा में समान सीटें अगर हम बात करें तो मित्रों यहाँ पे ज़रा देख लें जो दिए गए हैं। गुजरात में 11 राज्यसभा की सीटें हैं, एमपी में भी 11 राज्यसभा की सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा की सीटें हैं, असम में 7 राज्यसभा की सीटें हैं और झारखंड में कितनी हैं? झारखंड में मित्रों 6 हैं और केरल में कितनी है? केरल में 9 हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक और है आंध्र प्रदेश में भी मित्रों 11 हैं। तो देखें ज़रा, गुजरात और कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति के परिरक्षण करती है? परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण या अधिकार प्रेक्षा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो है आपकी उत्प्रेषण, जो अधीनस्थ न्यायालयों को क्या करती है? कार्य पद्धति को परिरक्षण करती है। नेक्स्ट है आपका 36, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति निहित है? किसी अनुच्छेद में। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये कौन सा होगा? किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की सहित है? तो ये है आपका 226 में। सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बात करें तो वो आर्टिकल 232 में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, देखते हैं 39 क्या कह रहा है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। देखते हैं अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 74, 75, 131। तो 78 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, क्या कह रहे हैं ये? राष्ट्रपति को के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं 78 में। 74 में अगर हम बात करें तो मित्रों 74 में मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति का सहयोग हेतु गठन है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति का सहयोग, ये भी सही है। 75 में अगर हम बात करें प्रधानमंत्री, 75 में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन तथा मंत्रिपरिषद के प्रति लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व और 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी बना 2, बना 4, बना 1, बना 3, 2, 4, 1, 3। देखते हैं 2, 4, 1, 3, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। भारत में संचित निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत संचित निधि का प्रावधान कौन सा है मित्रों? भारत संचित निधि का प्रावधान अनुच्छेद में है। तो भारत संचित निधि आपका 266 में है। किसमें है? 266 में। भारत लोक लेखा यानी पब्लिक अकाउंट 267 में है। किसमें मित्रों? 267 में। लोक लेखा भी 266 में है मित्रों, सॉरी 266 में हो गया। और आकस्मिक निधि की अगर हम बात करें तो मित्रों आकस्मिक निधि आपकी 267 में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एल.एम. सिंघवी समिति संबंधित है। एल.एम. सिंघवी समिति संबंधित है मित्रों पंचायती राज के विकास से। किससे है? पंचायती राज के विकास से। कब बनी थी? 1986 में बनी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भटनागरीय प्रशासन प्रणाली किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है? तो वो है आपका 74वां संविधान संशोधन। कौन सा था मित्रों? 74वां संविधान संशोधन 1992 में
कब किया गया था? 1992 के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं 43, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं हैं? देखें जरा कौन से बारे में कौन से कथन सही नहीं हैं, इसके बारे में देखना है। यह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र भेज सकते हैं, भारत संचित निधि को पेंशन प्राप्त करते हैं, राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे कौन से कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में, यदि हम बात करें मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र भेज सकते हैं, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र मुख्य न्यायाधीश को नहीं, वो आपके देश के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 44 क्या है? 44 जरा उसे समझते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, करने दो भाई, करती है तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, लोकसभा स्पीकर को या संसदीय मामलों के मंत्री को? तो लोकसभा स्पीकर को। नेक्स्ट चलते हैं 45, भारत किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? भारत की किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है मैक्सिमम 500। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46, किसी अनुच्छेद के अनुसार किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो वो आपातकाल है आपका 352। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? केंद्रीय सूचना आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग। तो कौन सा इसमें आपका संवैधानिक निकाय है? नहीं है, तो केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की स्थापना की गई है आपकी कब? वो की गई है 2009 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कथनों में से यह एक संवैधानिक निकाय है, यही बात सही होगी। ठीक है, कुल 5 सदस्य नहीं होते हैं इसमें। अगर हम इसमें बात करें अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1993 में की गई थी और इसमें सदस्यों की संख्या 1 अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं, तो कुल सदस्य 6 हो गए हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें, कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है। कोई उच्च न्यायालय की कोई ज़रूरत नहीं है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्चतम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, किस राज्य का सर्वप्रथम पंचायती राज का आरंभ हुआ था? तो सबसे पहले पंचायती राज के बारे में अगर हम बात करें तो हुआ था राजस्थान में 1959 में। ठीक है, 1959 नागौर से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कर्तव्य कथनों पर विचार कीजिए। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक बिल्कुल सही है, आर्टिकल 280 में है। इसमें बात की गई आर्टिकल 280 में बात की गई है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। तो यदि हम ये बात करें तो ये कर सकता। राज्य वित्त आयोग है, सॉरी, राज्य वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। ये केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग आपकी 243 में है। किस में है? 243 के क्लॉज 1 में है। ठीक है, तो ये तो बात सही हो गई, और वो नहीं, वो कर सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं, क्या कह रहा है। तो देखें जरा कूट में, AR दोनों सही हैं? नहीं, A सही है और R हमारा गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा? A सही किंतु R गलत। सरकारीय आयोग में गठित हुआ था निम्न में से उसकी समीक्षा के लिए राज्यपाल व मुख्यमंत्री के संबंध में, राज्यपाल व राष्ट्रपति के संबंध में, संघ और राज्यों के मध्य संबंध में सरकारीय आयोग गठित किया गया था। प्रकलन समिति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है। कितनी? इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है, ये बात बिल्कुल सही है। जॉन मथाई की सिफारिश पर 1921 में गठित किया गया था। जॉन मथाई की सिफारिश पर इसे
1921 में नहीं, इसे 1950 में गठित किया गया था। सिफारिश तो इन्होंने ही की थी, लेकिन ये 1950 में गठित किया गया था। इसके सदस्यों सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं, सही है। इसका अध्यक्ष सत्ताधारी दल का ही होता है, ये भी बात सही है, यानी बी हमारा गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के तहत हुआ, कार्यपालिका के आदेश पर हुआ, राष्ट्रपति के अध्यादेश पर हुआ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि आपके संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पार्ट किसमें बताई गई है? पार्ट 14वें भाग में, किसमें? 14वें भाग में आर्टिकल 315 से 323 तक इसकी बात की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के विशेष अधिकारों का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो किया गया है 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। किससे? 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर, देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों को शक्तियाँ प्राधिकार के अनुच्छेद में वर्णित है। तो पंचायतों को अधिकार वर्णन किया गया है 243G में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 258। निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से 2013 में 3 नए उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा तीनों में शामिल नहीं था? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, वो तीनों में आपका मिजोरम उच्च न्यायालय शामिल नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं 59। भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, CDS। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट 60। प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं गठन एवं कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन असत्य है? यह किसी भी समय लोकसभा में विकृत करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। यह मंत्रियों के विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित करता है। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। यह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अतिरिक्त संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रावधानों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो 356 के अतिरिक्त राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 365 में भी वर्णन किया गया है। 365 क्या कहता है? राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का अगर पालन नहीं करेगा तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। राज्यपाल का विवेकाधिकार शक्तियाँ किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियाँ आपके आर्टिकल 163 में वर्णित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 63। निम्नलिखित कूट में सुमेलित कीजिए, एक तरफ अनुच्छेद हैं और दूसरी तरफ प्रावधान हैं। तो जरा देखते हैं आर्टिकल 131 क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो 131 कहता है उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार, ठीक है। आर्टिकल 126 क्या कह रहा है? अगर इसमें ही हम बात करें, आर्टिकल 126 कह रहा है कि मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। आर्टिकल 128 क्या कह रहा है? आर्टिकल 128 उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 127 कह रहा है तदर्थ न्यायाधीशों की, यानी आपका 3, ठीक है। आपका 126 हुआ 4, आपका 128 हुआ 2 और तदर्थ 127 हुआ 3 4 1 2 3 4 1 2, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्या कह रहा है 64? इसे समझते हैं। लोकसभा मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो ये होते हैं लोकसभा के 3/4 सदस्यों के। कितने? 3/4 सदस्यों के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। निम्नलिखित में से किस भाषा में को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो 2005 में एक नए भाषा वर्ग को शास्त्रीय भाषा बनाने का फैसला लिया गया था 2004 में, और 2005 में इसके अंतर्गत
6 भाषाओं को 2021 तक 6 भाषाओं को अब तक दर्जा मिल गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगर हम वर्तमान समय की बात कर लें तो 2022 तक जो है, यानी अब तक की एक बात करें तो कितनी भाषाओं को, 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। 6 कौन कौन सी भाषाएं हैं अगर उसको देखें तो तमिल, ठीक है, कौन सी मित्रों, तमिल, ठीक है, संस्कृत, कौन सी, संस्कृत, इसके बाद तेलुगु और कन्नड़, ठीक है, इसके बाद मलयालम, ठीक है, और उसके बाद उड़ीसा। अगर हम इनका क्रम देखें 2014, 2013, 2008, 2005 और 2004, तो सबसे पहले तेलुगु को दिया गया था, 2005 में संस्कृत को दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। भारतीय संविधान को कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, तो इस संबंध में ये किसने कहा था? तो ये मित्रों कहा गया था केसी वियर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन संसद में लोक लेखा समिति के बैठकों को उपस्थित रहता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो रहते हैं भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर भारत में किसी राज्य की विधान परिषद के आकार उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, ठीक है, देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल उस राज्य की विधानसभा परिषद के सभापति के नाम निर्देशित करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें क्या हैं, पूर्णतः गलत हैं, यानी एक भी सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 69। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में बात करें तो 25 जनवरी को। नेक्स्ट 70। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें समाहित हैं? तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो भारतीय संसद में समाहित हैं। नेक्स्ट 71। जनहित याचिका और जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति को या न्याय मांग सके जो किसी कारण न्यायालय में पहुंच पाने में असमर्थ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर, देखते हैं 72 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। स्वयं किसी व्यापक लोकहित के विषय में यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारत का जो उच्च न्यायालय है वो जो ये बातें कही गई हैं, तो इनमें से कौन सी बात सही है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर केवल एक बात सही है और वो बात है दूसरी, यदि कोई सलाह मांगता है, तो बाकी ये दोनों बातें गलत हैं, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। संसद की कार्रवाई अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शून्यकाल भारत उपबंध सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? संसद की कार्रवाई अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शून्यकाल का उपबंध सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? तो मित्रों ये शून्यकाल है, ये प्रश्नकाल के जस्ट बाद होता है और ये भारत में ही है। जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या, तो लोकसभा सीटों की संख्या है आपकी 5। कितनी है? 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। बताइए भैया, करिए लोकसभा सीटें सुमेलित। अगर हम यहाँ पे बात करें उत्तर प्रदेश की 80 हैं, ठीक है, कितनी होंगी उत्तर प्रदेश में? 80। गुजरात में जाएं तो 26 हैं, ठीक है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो हमारी 25 होंगी और कर्नाटक में 28, यानी 3, यानी 4, यानी 2 और यानी 1। 3, 4, 2, 1, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्या कह रहा है 76? भारत के संविधान में निम्न में से किसके प्रति अभियोग लगाने का प्रावधान नहीं है? तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रावधान नहीं है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जिला न्यायालय की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 233 में किया गया है। किस में किया गया है? 233 में,
ठीक है। अगर हम बात करें तो भाग 6 में आर्टिकल 233 से 237 तक सत्र न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के बारे में बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 78। जब 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें या राज्य सूची के विषय में कानून बनाया जाए तब संसद इस मामले के संबंध में कानून बना सकती है आर्टिकल 252 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 252 के तहत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्या कह रहा है? क्षेत्रीय परिषदों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। ठीक है। देश में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। प्रधानमंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है? नहीं, गृह मंत्री होता है। राज्य मुख्यमंत्री क्रमवार इसके उपाध्यक्ष होते हैं। ये बात बिल्कुल सही, 1 2 4 यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं, आपके गृह मंत्री होते हैं। कौन होता है? गृह मंत्री। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र व राज्यों में मंत्रिपरिषद की सीमा निश्चित की गई है? तो ये निश्चित की गई है आपके 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 15% से अधिक नहीं हो सकते। कितने से? 15% से अधिक नहीं होंगे। ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर, अब चलेंगे हम लोग अगले पर, जिस क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन नंबर 81। हाल ही में जारी इंडिया टीवी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 21 वर्ष में टीवी मामलों में 20 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 19%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है 2021? तो वो चुना गया है मीराबाई चानू को। नेक्स्ट, विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है आपका कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कहाँ पर है ये मित्रों? बेंगलुरु में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता भारत देश ने की। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान एक चार्टर को स्वीकार किया गया और 7 स्तंभों में से सुरक्षा के स्तंभ की जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई। उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इनमें से आपका 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान चार्टर स्वीकार किया गया, 7 स्तंभों में से एक स्तंभ की जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई, ये कथन गलत है, जबकि पहला कथन सही है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC कितने प्रमुख निकायों में चुना गया है? भारत। तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो भारत 4 निकायों में प्रमुख तौर पर चुना गया है। ठीक है। भारत का कार्यकाल कितना होगा? 4 साल का होगा। कब तक? 2023 से 2027 तक। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने कुल 17 पदक जीते थे। कितने मित्रों? 17 पदक, जिसमें से 1 गोल्ड, ठीक है, 5 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने, वो राज्य है आपका गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। हाल ही में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि, विशाखापट्टनम, मुंबई या पुडुचेरी? तो ये मित्रों किया गया है आपका कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर किया गया है? मुंबई में। किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? तो वो देश है मित्रों आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता? तो ये खिताब मित्रों जीता गया है किसके द्वारा? ये जीता गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। भारत और किस देश के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वो देश है आपका मित्रों ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास 9वां संस्करण कहां पर समाप्त हुआ? तो वो 9वां संस्करण मित्रों समाप्त हुआ पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट, किसने 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो वो हैं आपके, जिन्हें सम्मान की घोषणा की गई है वो हैं आपके प्रोफेसर रामदरस मिश्र। किसे? रामदरस मिश्र को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर और देखते हैं 94 क्या कह रहा है हम लोगों से। नीलम शर्मा चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 में दिया गया। ओके, इस पुरस्कार की स्थापना 1999 में की गई। ये दोनों बातें मित्रों बिल्कुल सही हैं। इस पुरस्कार की घोषणा मीडिया फाउंडेशन ने की? नहीं, इस प्रकार की घोषणा मीडिया फाउंडेशन ने नहीं की। इस प्रकार की घोषणा मीडिया फाउंडेशन के द्वारा आरिफा जौहरी प्रतिष्ठित चमेली देवी, नीलम शर्मा को चमेली देवी, नहीं, कथन सही नहीं है। ये दोनों कथन मित्रों क्या हैं? गलत हैं। केवल यही कथन सही है, ये दिया गया है आरिफा जौहरी को। किसको दिया गया है? आरिफा जौहरी को दिया गया है। ठीक है। स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2020 में। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। कब की गई थी मित्रों? 1980 में। यानी एक ही कथन सही है, एक और दो गलत हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंतांजी ब्राउन जैक्सन देश सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी। वह किस देश की बनी है? वो अमेरिका की बनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्या कह रहा है 96? जरा समझिए। DRDO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए वही विचार और बताइए हमको भी। रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान क्या कह रहा है? DRDO उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत रेंज में एक मिसाइल परीक्षण सॉलिड फ्यूज डिटेक्टर सफल परीक्षण किया गया। गलत। सॉलिड, ये बिल्कुल सही है। क्या है? ये बिल्कुल मित्रों सही है। सफल परीक्षण किया गया है। ये सॉलिड फ्यूल डिटेक्टर में भारत और रूस का संयुक्त रूप विकसित किया। बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं, एक भी गलत नहीं है क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा था। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS के लिए क्या किया गया है? अंतरिक्ष यात्री मिशन का क्या नाम है? इसका नाम है एक्सोम मिशन 1। क्या नाम है? एक्सोम मिशन 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में किस राज्य में चिथुरई उत्सव शुरू किया गया है? कौन सा उत्सव? चिथुरई उत्सव। तो वो राज्य है मित्रों आपका जिसमें शुरू किया गया है तमिलनाडु। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। एशिया विकास बैंक ADB ने किस राज्य में विकास परियोजना समर्थन के लिए भारत के साथ 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की साझा की है? तो वो राज्य है आपका नागालैंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 900। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2011-19 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई? तो अत्यधिक गरीबी में जो दर्ज की गई गिरावट है वो है 12.3%। नेक्स्ट, हाल ही में युवाओं के प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में एशिया की सबसे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य अतिथि मेला आहार 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया है। ठीक है। इस मेले का आयोजन कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य बाजार प्रसंस्करण द्वारा व्यापार संवर्धन के गठन में संयुक्त रूप से किया गया। कौन सा कथन सही है? तो मित्रों ये व्यापार मेला जयपुर में नहीं किया गया। इस व्यापार मेले का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। आयोजन कहाँ पे किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया है। तो पहला हमारा गलत हो गया, दूसरा सही, यानी केवल बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1034। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन ऑफ कैनेडी प्रोफाइल इन कैरेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये राष्ट्रपति हैं आपके यूक्रेन के जेलेंस्की को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो वो है आपका आयरन बीम इजराइल द्वारा। हाल ही में विजडन में किन दो भारतीयों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो वो हैं आपके रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। जौनसारी पतरी सहरिया गोंडा जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है।
थारू, मोहाली, थांडू जनजाति हिमाचल प्रदेश हिमालय के तराई क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो बताना है इनमें से कौन से कथन हमारे सही हैं। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। जौनसारी, पथारी, सहरिया, गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो मित्रों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, जौनसारी, गोंड, खरवार, बुक्सा, सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। थारू, तोंडा, मोहाली, थाडू जनजातियाँ हिमाचल प्रदेश और हिमालय के तराई क्षेत्र में निवास करती हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, थारू जनजाति वो भी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, हिमाचल प्रदेश में नहीं, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा असत्य है? ऑप्शन हमारा दूसरा असत्य है, यानी बी ऑप्शन सही होगा आंसर। ठीक है, असत्य ढूंढना था इसमें। उत्तर प्रदेश का जिला जो राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में सम्मिलित नहीं है, तो उस जिले का नाम मित्रों हो जाएगा मथुरा। क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्या कह रहा है जरा उसे समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा कजरी लोकगीत अखाड़े हैं? पंडित शिवदयाल शर्मा अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा, अक्खड़ अखाड़ा। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा ये सभी आपके अखाड़े से सम्मिलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। किसान कल्याण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए विचार। किसान आर्थिक विकास हेतु इस मिशन को लखनऊ और सरोजनी नगर प्रखंड में ग्राम दादूपुर में शुरू किया गया। इस मिशन का प्रारंभ होने की तिथि 6 जनवरी 2021 थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, यहाँ पे ये दोनों कथन हमारे सत्य हैं। क्या हैं? सत्य हैं। कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी लखीमपुर, इंस्टीट्यूट ऑफ वाराणसी, नेशनल शुगर रिसर्च कानपुर, लेदर इंस्टीट्यूट आगरा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी हमने लखीमपुर में नहीं सहारनपुर में स्थापित की थी। कहाँ पर? सहारनपुर में। तो यही हमारा गलत है, ऑप्शन यही सही होगा। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन कब किया गया? राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन के बारे में यदि हम बात करें तो ये किया गया था अप्रैल 2005 में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान सहारनपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, केंद्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट पोलियो बॉटनी। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो सा सही सुमेलित नहीं है वो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र सहारनपुर में नहीं, वो उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है। कहाँ पर है? बनारस में। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, यही गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 113। क्या कह रहा है 113? निम्नलिखित में से कौन कथक स्नातक की डिग्री प्रदान करता है? तो कथक स्नातक की डिग्री बनारस, आगरा, भारतखंड तीनों प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम गौ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गौ अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो 29 जनवरी को स्थापित किया गया था मिर्ज़ापुर में। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में। कहाँ पर? 29 जनवरी 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 15 पर। निम्नलिखित जनजातियों में किसे बदला विवाह का प्रचलन पाया जाता है? तो इनमें से थारू जनजाति में बदला विवाह का प्रचलन पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना केंद्रीय कारागार है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना केंद्रीय कारागार के बारे में अगर हम बात करें तो इनमें से सबसे पुराना कारागार है केंद्रीय कारागार आगरा। कौन सा है? केंद्रीय कारागार आगरा, जिसकी स्थापना 1844 में हो गई थी। नेक्स्ट चलते हैं 17 पर। बेतवा यमुना नदी का संगम निम्नलिखित में कहाँ पर है? तो वो है आपका हमीरपुर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्या कह रहा है 118? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पशु जैविक औषधि संस्थान बरेली, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान बनारस, संजीव गांधी पेट्रोलियम कानपुर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पशु जैविक संस्थान आपका कहाँ पर है? ये आपका है लखनऊ में। कहाँ पर है मित्रों? लखनऊ में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान के बारे में बात करें तो ये प्रयागराज में है, ये बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान बनारस में है, ये भी सही है। ठीक है, राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान ये आपका मित्रों अमेठी में है। कहाँ पर है? अमेठी में। तो पूछा क्या है, कौन से सही सुमेलित हैं? 2 और 3 सही सुमेलित हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर।
मथुरा सोदा कारखाने की स्थापना कब हुई? मथुरा सोदा कारखाने की स्थापना 1982 में हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन 1916 में शुरू हुआ। स्थानीय सुशासन विधि संशोधन 1994 के तहत प्रदेश में 2 प्रकार के नगर निकाय गठित किए गए। कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य कथन बताएंगे तो ये कथन हमारा असत्य है, जबकि पहला कथन हमारा सत्य है। तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय सुशासन विधि 1994 के तहत नहीं, 1993 को प्राप्त हुई थी और 94 के तहत 2 प्रकार के नगर निकाय गठित नहीं किए गए, 3 प्रकार के किए गए थे। नेक्स्ट 120 सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। देखते हैं कहाँ पर किसका है। जालौन का उरई में है। कुशीनगर का अगर हम बात करें, कानपुर देहात का अकबरपुर, रुकना जरा, कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। कुशीनगर का पडरौना है और अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। यानी 4 यानी 3 यानी कानपुर देहात हमारा कहाँ पे गया? अकबरपुर माती। और अंबेडकर नगर पहला 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ वर्षात योजना, विरासत वर्षात है, वर्षात योजना का संबंध किससे है? तो वर्षात योजना का संबंध गांवों में उपजे भूमि विवाद के निस्तारण से है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3। कौन सा युग्म सही है? मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ, इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट कानपुर, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग रायबरेली, इंडियन पल्सेस रिसर्च कल्याणपुर इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित है, तो मित्रों यहाँ पर आपका मोतीलाल MTI जो है वो आपका प्रयागराज में है, पहले तो ये समझ जाइए। ठीक है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका हापुड़ में है। कहाँ पर है? हापुड़ में। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो ये आपका नेशनल पैराशूट आपका आगरा में है। ठीक है। इंडियन पल्सेज ये आपका कल्याणपुर में है, ये सही है। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सुमेलित है? डी ऑप्शन हमारा सुमेलित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हुए क्रांतिकारी घटनाओं में निम्नलिखित पर विचार करिए। 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का गठन किया गया कानपुर में। हिंदुस्तान, ये सही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य 9 अगस्त 1925 में सरजाने को लूटा गया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी ये दोनों बातें हमारी बिल्कुल सही हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड का विभाजन दिवस क्या था? तो उत्तराखंड प्रदेश में उत्तराखंड कब बना, इसके बारे में अगर हम बात करें तो वो बना था 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट चलते हैं। ए बी से 5 वर्ष छोटा है, बी सी से 3 गुना है, सी 4 वर्ष पूर्व, यदि सी 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था तो ए की आयु 6 वर्ष बाद होगी। तो क्या करते हैं, सी 4 वर्ष पूर्व ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है बी से 5 वर्ष छोटा है। ए इज इक्वल टू बी माइनस 5। ठीक है। बी सी से 3 गुना बड़ा है, सी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 3x और ए इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 5। ठीक है। एक इक्वेशन हमारी ये बनी। अगर 4 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना है? 10, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था, ये तो एक की आयु 6 वर्ष बाद होगी। x माइनस 4 इक्वल टू 10, बी की 3x माइनस 5, ये 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था, तो x माइनस 4 इक्वल टू 10, जो x इक्वल टू कितना हो गया? 14 हो गया। ठीक है। तो x इक्वल टू 14 हो गया, तो a की आयु देखो, a की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? a इज इक्वल टू 3 इंटू 14 माइनस 5, 42 माइनस 5 इक्वल टू 37, 6 वर्ष बाद प्लस 6 7 53, 3 1 4 43 है कहीं ऑप्शन में, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 100 छात्रों में 40 छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 20 हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 12 छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 100 छात्र हैं,
कितने हैं 100 छात्र। 40 किस में हो गए, 40 इंग्लिश में, ठीक है। 20 किस में, हिंदी में। 12 ऐसे हैं जो दोनों में हैं। 12 क्या हैं, ई इंटरसेक्शन एच, कितने हैं, ई इंटरसेक्शन एच। तो आपको दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बतानी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इसे समुच्चय विधि से करना पड़ेगा। टोटल छात्र जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये आगे अगर हम देख लें तो ज़रा ये देखो, टोटल 40 माइनस 20 प्लस 20 माइनस 12 कर दो, टोटल अनुत्तीर्ण छात्र निकाल लेंगे हम। तो कितना आ गया, आपका आ गया 48। अब 100 में से 48 घटा दो, कैसा, 100 में से 48, तो पास हुए छात्र कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 48 बराबर 52 स्टूडेंट्स पास हुए हैं हमारे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8। किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a² इज इक्वल टू कितना है 216, ठीक है। 66636 a² इक्वल टू 36, तो a इज इक्वल टू 6। अब आयतन ज्ञाना है a³ कितना हो गया 216, कितना हो गया 216। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9। सिस्टर का कूट 2 1 2 3 4 5, ARC का कूट 2 5 8, तो ARRST का क्या होगा, इसका क्या है, R का लास्ट में 5, ARC का 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ARC का 6 आ रहा है, तो A 5 5, E का 4, ठीक है, S का 2 और T का 3। 6 5 5 4 2 3, 6 5 5 4 2 3, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, लुप्त क्रम बताइए LKNL MNKM। ओके, ये कह रहे हैं क्या, इसको समझते हैं। LKMN, ठीक है, फिर LKMN LKMN, ये बनना है MKLN यानी सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ABBC लुप्त अक्षर। इस ऐसे सवाल को क्या करना है, ये देखो इसमें क्या बनना है ABB, ठीक है, ABBC ABCB, ठीक है, ऐसे बनाओ। इसे देखो ABAB, ये दोनों, फिर आपका आ गया A, फिर आ गया CA, ये दोनों, फिर आ गया आपका B, फिर आपका आ गया BCCB, ठीक है। ये देखो ABCB, फिर A, फिर इधर BC, फिर B, फिर इधर AB और CB। इधर देखो ABAC, फिर A, फिर आपका CA, फिर B, फिर आपका CCCB। अब कोई पैटर्न यहाँ पे हो रहा है, वो ध्यान से देखो। पहले में देखो ABB डबल B आ गया, CA BCB BB ट्रिपल B आ गया, पहला फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा देखो AB, फिर AB, फिर AB एक बना, AC AB 2B, ठीक है। तीसरा देखो ABC BABCB। तो जो सबसे सटीक बैठ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैठ रहा है आपका C। कोई रिपीटेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो सबसे सही आंसर C हमारा सही आंसर होगा। सुचित्रा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से छोटी है। ओके, सुचित्रा इज ग्रेटर देन P बट इज लेस देन मालती। और गीता बीजी से छोटी है, बीजी पुष्पा जितनी लंबी नहीं है। ओके, यदि
सभी एक पंक्ति में ऊंचाई के अनुसार खड़ी हों तो मध्य गीता बीजी से छोटी है। गीता इज लेस देन बीजी, ठीक है, ये हो गया। तो पंक्ति में ऊंचाई पर खड़ी करें तो मध्य में कौन आएगा? 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, तो मध्य में कौन आ रहा है? पी आ रहा है, यानी पुष्पा। देखते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं ये, यानी मध्य में देखो कौन आ रहा है? पुष्पा आ रहा है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 5 6 8 3 13x 34 45 89 संख्याओं में क्या होगा? 5 के बाद 8, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और क्या क्रम बन रहा है ज़रा समझ में नहीं आ रहा है। 8 + 5 13, ठीक है। 13 + 8 21, 21 + 13 34, 34 + 21 55, 55 + 34 89, तो यहाँ पर कोई आएगा? 21 आएगा। अरुणा कहता है लड़की मेरी माता की पौत्र की पत्नी है। अरुण कहता है यह लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। ओके, अरुण का उस लड़की से क्या संबंध है? अरुण एक गर्ल है, इसके बारे में कहता है मेरी माता के पौत्र, यानी अरुण जो है उसकी माता, लड़की जो है इसकी मदर के पोते, यानी ये आपके पोता, यानी ये आपके पोता की बहू है, तो ये पुत्रवधू हो गई। क्या हो गई? पुत्रवधू, यानी डी ऑप्शन सही होगा। ससुर हो गए ये, क्या हो गए हैं ये? ससुर हो गए हैं। ऑप्शन डी सही हो गया। नीचे दी आकृति में बताइए x की जगह क्या आएगा? 82 94 94 16 36 16 646 10x8, तो ये तो वर्ग हैं। ओके, 644 हो गया, 10 14 2 × 82 8 18 × 36, ठीक है। 90 × 36, ठीक है। 4 4 16 सही है। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। अब 10 से क्या संबंध बनना है? 8 2 10, 9 4 13, यहाँ 13 आएगा। देखो ज़रा 13, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन आदर्शों के उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है? मूल अधिकारों के अध्याय में संविधान के पाठ में कहीं नहीं दी गई है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये दिया गया मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। सूचना का अधिकार ए क्या है? मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है, ए बी दोनों है। तो यदि हम सूचना के अधिकार के बारे में बात करें तो ये सूचना का अधिकार आपका ए और बी दोनों है, यानी मूल अधिकार है और विधिक अधिकार भी है। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से किन का कार्यकाल संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए? तो वो कार्यकाल हैं आपके चौधरी चरण सिंह का। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, यह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, यह विधानसभा के बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो ये रहता है आपका साधारण राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। नेक्स्ट, आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? तो ये बढ़ाई जा सकती है, अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा, तो मित्रों ये बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद। तो मित्रों ये हमने आज लगाए RO के 140 क्वेश्चंस। नेक्स्ट पेपर भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको शीघ्र ही अपलोड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मित्रों जितने भी संस्थानों के पेपर हैं वो सारे सॉल्व कराए जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब और अपना सहयोग और अपने कमेंट हमें भेजते रहिए। जैसा कि कई लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि आपको PDF नहीं मिल पा रही है, तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ज्वाइन करके उसे पा सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारा टेलीग्राम पर मटेरियल फॉर्म में PDF फॉर्म में उपलब्ध है।
ओके मित्रों, मन लगा के पढ़ाई करिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।